हेलो। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग को आज केमिस्ट्री का तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के वीडियो नंबर 1। इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस चैप्टर में हम लोग तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से रिलेटेड पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को। एकरा में सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, मेरा चैनल का नाम है नैन्सी स्टडी सेंटर। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे प्रिय छात्रों, बच्चे, हम आप लोग को आज केमिस्ट्री का तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम सीधे लेकर के चलते हैं प्रश्न के ऊपर। चलिए, मेरा यही प्रश्न था, यही चैप्टर्स के बारे में पढ़नी है। कहता है कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्या है। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? कहता है कि धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तत्वों को उसकी प्रकृति, गुण, समानता एवं भिन्नता के आधार पर रसायनज्ञ द्वारा तत्वों को विभिन्न श्रेणियों एवं समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे तत्व का आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। कहता है मेरे प्यारे छात्र कि धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तत्वों को उसकी प्रकृति, गुण, समानता एवं भिन्नता के आधार पर रसायनज्ञ माने केमिस्ट्री के जनक द्वारा तत्वों के विभिन्न श्रेणियों एवं समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे तत्व का आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। ये हमको 2 नंबर में सवाल पूछ सकता है कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। दूसरा है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से क्या लाभ मिलते हैं, लिखिए। कहता है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तत्वों को वर्गीकृत करने के अनेकों लाभ है जो निम्नलिखित है। सबसे पहला लाभ क्या है, इसके बारे में हम लोग चलेंगे कि सबसे पहला लाभ क्या है। कहता है कि इससे विभिन्न प्रकार के तत्वों में पाए जाने वाले गुणों का अध्ययन नियमित एवं सही तरीके से किया जा सकता है। कि इसके विभिन्न प्रकार के तत्वों में पाए जाने वाले गुण का जो अध्ययन है, गुण का बारे में हम अध्ययन नियमित एवं सही तरीका से कर सकते हैं। दूसरा, आवर्त सारणी में मौजूद किसी समूह के एक विशिष्ट तत्व के गुणों की जानकारी प्राप्त होने पर उस समूह के अन्य तत्वों के गुणों का अनुमान लगाना संभव हो जाता है। किसी एक तत्व के अगर गुण इसमें पता हो जाती है तो उस तत्व, उस श्रेणी के, उस सदस्य के, उस वर्ग के, उस आवर्त के जितने भी तत्व है उस सभी का गुण हमें क्या हो जाता है, मालूम हो जाता है। कहता है इससे आवर्त सारणी के समूह के तत्वों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को समझना आसान हो जाता है कि इससे वर्ग में, आवर्त में क्या परिवर्तन हो रही है। ये परिवर्तन को हम आसानी से समझ सकते हैं। कब? जब तत्व का वर्गीकरण होगा तब। ये है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डोबेराइनर के त्रिक नियम को लिखिए। कहता है कि महान जर्मन रसायनज्ञ जॉन डोबेराइनर ने अपने अध्ययन एवं अनुसंधान के आधार पर रासायनिक दृष्टि से तत्वों को 3-3 समूहों में वर्गीकृत किया।
जिसे डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, मतलब इस नियम क्या बताता है, इस नियम के अनुसार कहता है कि जब किसी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से क्रमबद्ध सजाया जाता है, मतलब हम चल रहे थे कि जब किसी तत्व को उनके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से क्रमबद्ध सजाया जाता है तो मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले शेष दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। क्या होता है? औसत होता है। किनारे वाला का औसत होता है। जैसे हमने पढ़ा कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40, फिर है स्ट्रांसियम का परमाणु द्रव्यमान 87.5, फिर है बेरियम का परमाणु द्रव्यमान 137 है। अब देखिए 40 और 137 जोड़ देंगे ना, 137 और 40 और बटा 2 करिएगा तो इतना के लमसम आ जाएगा। देखिए देखिए 7 4 3 7 1 2 80 दूना 160 50 यानी 87, 8 दूना 16 1, 8 दूना 16 हासिल 1 बच गया, फिर 17 2 8 16 88 यानी लमसम 88 यानी 87 के लमसम आ जाती है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि हम इसको सजाने पर बीच वाले स्थान के आते हैं, उसके बीच वाला स्थान द्रव्यमान औसत आता है। देखिए यहां लिखा हुआ 87.5 आता है। कहता वही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान और पोटेशियम का क्या होता है? औसत होता है। क्या होता है? औसत होता है। यानी कहने का मकसद यह है कि जब हम 3-3 श्रेणी का ग्रुप बनाया डोबेराइनर ने, तो 2 वाले किनारे का दोनों का योग बीच वाला का औसत आता है। इसी को हम डोबेराइनर का त्रिक नियम कहा जाता है। आगे है बाबू न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किसे कहते हैं? कहता है महान अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन न्यूलैंड्स ने आविष्कार किया। बताया तत्वों की अपने अनुसंधान के आधार पर उसके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार क्रम में सजा के एक नियम दिए, जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। कहता है इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से परिणाम करने पर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं। पर 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के क्या होते हैं? समान होते हैं। इसे हम न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहा जाता है। कहता है बेरिलियम से गिनती परिणाम करने पर 8वां तत्व मैग्नीशियम बेरिलियम के गुण के समान होता है। वही सोडियम और पोटेशियम का गुण भी समान होता है, क्योंकि सोडियम से पोटेशियम 8वें नंबर पर आता है। इसीलिए हम कहते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। आगे है अष्टक नियम के दोष लिखे। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम पाए जाने प्रमुख कामयाबी लिखिए। पहला, यह सिर्फ हल्के तत्वों के लिए लागू होता है। पहला क्वेश्चन, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कैसे तत्व के लिए लागू होता है? हल्का तत्व के लिए। यह सिर्फ 56 तत्व तक ही लागू होता है। यह सिर्फ 56 तत्व तक ही क्या होता है? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम लागू हो सकता है। कहता इसमें अदृश्य गुणों वाले तत्वों को भी एक ही स्तर में रखा गया है। उदाहरण के तौर पर बताया गया कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रखा गया, जबकि इसके गुणों में क्या है? भिन्नता है। यह न्यूलैंड्स का क्या है? खामियां है, दोष है। आगे प्रश्न अगला है कि अक्रिय गैसों का आविष्कार हो जाने पर नवम तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाले होता, न कि 8वां तत्व होता है।
ये भी खामियां है कि जब न्यूलैंड्स ने निष्क्रिय गैस का खोज कर दिया, न्यूलैंड्स के बाद नियम के बाद निष्क्रिय गैस अक्रिय गैस का खोज हुआ, तो इसके नियम बिल्कुल तरीका से क्या साबित होने लगा, गलत साबित होने लगा। आगे मेंडलीव के आवर्त नियम को लिखें। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न कि मेंडलीव के आवर्त नियम को लिखें। कहता है महान रूसी रसायन शास्त्री दमित्री मेंडलीव ने न्यूलैंड्स के अष्टम नियम से प्रेरित होकर सन 1867 ईस्वी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का गहन अध्ययन कर अपने निष्कर्षण के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण की एक नियम का प्रतिपादित किया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण अनेक परमाणु के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु के द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु के द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यदि तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। इस गुण के आधार पर उन्होंने तत्वों को आवर्त नियम प्रतिपादित किया, जिससे निर्मित आवर्त सारणी में मेंडलीव के आवर्त सारणी के रूप में विश्व मान्यता एवं सुप्रसिद्ध है। इसे हम मेंडलीव के यानी नेसेसरी हम कहा जा सकता है कि मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर सजाया। किस नियम के आधार पर, किस नियम से प्रेरित होकर, तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम से प्रेरित होकर के सजाया था। आगे है आवर्त सारणी के वर्ग। कहते हैं आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसे रोमन अंक के 1 2 3 4 5 6 7 8 द्वारा निरूपित किया जाता है। आवर्त सारणी में कुल 8, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग होते हैं। मेंडलीव जिस समय आवर्त सारणी का खोज किया था उस समय 8 गो वर्ग मानल गया था। चलिए आवर्त सारणी के उपवर्ग। कहता है आवर्त सारणी में मौजूद वर्ग को 2 उपवर्ग ए और बी में बांटा गया है, जिसे उपवर्ग कहते हैं। वर्ग 1 से लेकर 7 तक ए और वर्ग बी दोनों उपवर्ग एक ही वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं, जबकि वर्ग 8 में 3-3 तत्व को क्षैतिज कतारें हैं। वर्ग 8 में 3 गो क्षैतिज कतार है। चलिए आवर्त के बारे में समझते हैं कि आवर्त क्या है। कहता है आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त है, याद रखिएगा। कितने आवर्त है? 7, जिसे 1 2 3 4 5 6 7 तक निरूपित किया जाता है। चलिए ये भी पूछा जाता है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता को लिखें कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या उपयोगिता है। चलिए कहता है मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रमुख विशेषताएं उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला, इस आवर्त सारणी से नियमित अध्ययन में सुविधा मिलती है। यानी इस आवर्त सारणी से क्या होती है, तो नियमित अध्ययन में क्या मिलती है, हमें सुविधा मिलती है। फिर दूसरा कह रहा है, अब में दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा कह रहा है इससे नए तत्वों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि नया तत्व कौन खोज होने वाला है कि नहीं। इस आवर्त सारणी में किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को सुधार कर व्यक्त किया गया है। यानी इस आवर्त सारणी में किसी परमाणु द्रव्यमान गलत है तो उसे सुधार कर सही किया गया है। इस आवर्त सारणी में किसी वर्ग के विशेष के सभी तत्वों की संयोजकता एक ही होती है। यानी इसके आधार पर किसी भी वर्ग में जो एलिमेंट सजाया गया है वो एलिमेंट की प्रत्येक की संयोजकता जिस वर्ग का है उस वर्ग का होता है। इससे विद्यार्थियों एवं वैज्ञानिकों का अनुसंधान में काफी आसानी एवं मदद मिलती है। यानी विद्यार्थी हम लोग को भी पढ़ने में और वैज्ञानिक लोग को भी बताने में, अध्ययन करने में, सुविधा में इसमें क्या होती है, बहुत आसानी मिलती है इसको प्रैक्टिस करने में। कहता मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष को लिखे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष क्या है। कहा जाता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। क्या? इसे हाइड्रोजन तत्व का स्थान अनियमित है, हाइड्रोजन तत्व का स्थान नहीं दिया गया है। फिर कहता है कि इसमें दुष्प्रवाह मृदा तत्वों
लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स परमाणु संख्या 58 से 71 तथा 90 से 103 वर्ग 3 के भी आवर्त 6 तथा 7 के सदस्य है, परंतु इसे आवर्त सारणी के नीचे कतार में लिखा गया है। यानी 6 वाला 7 वाला आवर्त सारणी के नीचे लिखा गया है, जिसको लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स कहा जाता है। कहता है इस सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया, जो वर्ग पद्धति का पालन नहीं करता है, यानी वर्ग का सही से पालन नहीं करता है। तीसरा, इस आवर्त सारणी में समान तत्वों को अलग अलग एवं कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया गया है। किसमें? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में रखा गया ऐसा। आगे कहता है इसमें समस्थानिक का कोई स्थान निश्चित नहीं है। किसमें? मेंडलीव की आवर्त सारणी में। इसके 8वें वर्ग में 3-3 तत्वों को एक साथ रखा गया है, ये भी दिक्कत है। अब बताइए, किसी भी चीज को एक साथ बहुत सारे तत्व में रख दिया जाता है तो उसको अध्ययन करने में कठिनाइयां होती है, ये भी गलत कर दिया था। चलिए अब आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में समझेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। देखिए, कहता है महान रसायनज्ञ मोसले साहब ने मेंडलीव की आवर्त सारणी से प्रेरित होकर उनके अनेक दोषों को दूर करते हुए नए तरीके से परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी की रचना की, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। कहता है इस आवर्त सारणी को दीर्घ या बृहद, दीर्घ माने बड़ा या बृहद माने बड़ा, इसमें दीर्घ या बृहद बड़ा भी कहते हैं। इस आवर्त सारणी में ग्रुप ए और ग्रुप बी में अलग अलग करके वर्गों की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 को वर्ग रखा गया था, लेकिन मोसले की आवर्त सारणी में वही वर्ग बढ़ा करके 18 को वर्ग कर दिया गया था। इसके आवर्त सारणी में, मोसले की आवर्त सारणी में। कहता है देखिए लघु और दीर्घ आवर्त किसे क्या है, किसे कहते हैं। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में द्वितीय और तृतीय आवर्त 8 तत्वों को रखा गया है, जिसे लघु आवर्त कहते हैं, जबकि चौथे एवं उसके बाद के सभी आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता को लिखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता क्या है। कहा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी से अधिक गुण एवं विशेषताएं रखते हैं, जो क्या है? निम्नलिखित है। पहला, कहता इस आवर्त सारणी में किसी वर्ग के विशेष के सभी तत्वों को वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, अर्थात सभी तत्वों के परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है? समान होती है। इस आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं का आकार क्या होता है? बढ़ता है। यानी मोसले के आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। आगे कहता है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धातुई गुण बढ़ता है, जबकि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धातुई गुण क्या होता है? घटता है। आगे है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता घटती है, जबकि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ती है। यह है आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता। आगे है किसी आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा क्रमशः घटती है, जबकि इसके आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। कहता वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि अधातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है? घटती है। इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक एस पी डी एफ में वर्गीकृत किया गया है। किस आवर्त सारणी को? आधुनिक आवर्त सारणी को। कहा गया आधुनिक आवर्त सारणी के दोष को लिखें। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में अनेकों दोष दूर किए गए हैं, परंतु कुछ दोष रह गए हैं जो निम्नलिखित है। पहला, इसमें भी हाइड्रोजन का स्थान अनियमित है, हाइड्रोजन का स्थान नहीं दिया गया। हीलियम का स्थान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से वर्ग 2 में होना चाहिए, परंतु इसे उत्कृष्ट गैस के स्थान वर्ग 18 में रख दिया गया है।
ये भी इसका दोष है। चलिए आगे दोष क्या है देखिए, कहता है क्षार धातुओं एवं हाइड्रोजन में समानता स्पष्ट करिए कि क्षार धातु और हाइड्रोजन में क्या समानता है। कहता है क्षार धातु और हाइड्रोजन में प्रमुख समानता निम्नलिखित है, भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। कहता है ये दोनों विद्युत धनात्मक होती है, क्षार धातुएं भी और हाइड्रोजन भी, ये दोनों अवकारक की तरह व्यवहार करते हैं, ये दोनों हेलाइड और ऑक्साइड बनाते हैं। कौन? क्षार धातुएं और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हाइलोजन में समानता बताइए। चलिए कहता है हाइड्रोजन और हाइलोजन में भी समानता निम्नलिखित है। कहता है यह दोनों अधातु द्विपरमाणविक गैसीय अवस्था में होते हैं। यानी देखिए हीलियम को भी ऐसे हीलियम 2 लिखा जाता है और हाइड्रोजन को भी 2 लिखा जाता है, यही बता रहा है। ये दोनों अधातुओं के साथ संयोग करके हैलाइड या हाइड्राइड बनाते हैं। कौन? हाइड्रोजन और हाइलाइड। हाइलाइड का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हाइलाइड बोला जाता है। ये धातु के साथ संयोग करके हैलाइड या हाइड्राइड बनाते हैं। हो गया। चलिए एंटी कैथोड क्या है देखिए, कहता है किसी तत्व पर कैथोड किरणें प्रहार करने से एक नई किरण निकलती है। जिस तत्व पर कैथोड किरणें प्रहार की जाती है उसे एंटी कैथोड कहा जाता है। फिर कहते हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स क्या है, ये भी सवाल एग्जाम में आता है कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स क्या है। चलिए तो कहता है कि आवर्त सारणी में दुष्प्राय मृदा तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं। परमाणु संख्या 58 से 71 तक के तत्व लैंथेनाइड्स, जबकि परमाणु संख्या 90 से 103 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड्स कहा जाता है। आयनन ऊर्जा क्या है, ये भी एग्जाम में 2 नंबर का। किसी विलगती गैसीय परमाणु में सबसे कमजोर बल से बंधे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कराने के लिए खपत ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहा जाता है। चलिए किसी परमाणु के गुणों का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। कह रहा है कि किसी परमाणु के गुणों का अनुमान लगाने के लिए आवर्त सारणी की सहायता ली जाती है। आवर्त सारणी में तत्व का स्थान जानकर परमाणुओं को निम्नलिखित गुणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कहते किसी तत्व की वर्ग संख्या से तत्वों की परमाणुओं की बाह्य कक्षा उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता लगा सकती है। किसी तत्व के वर्ग संख्या से, अगर किसी तत्व के वर्ग संख्या 4 है तो बता देंगे कि चौथा वर्ग यानी 72 कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कह रहा है किसी तत्व के आवर्त संख्या से परमाणु में विद्यमान कक्षा का पता लगाया सकता है कि तत्व के आवर्त संख्या से परमाणु में कितने विद्यमान कक्षा का पता लगा, किस कक्षा में है से इस तत्व की परमाणु स्थान, परमाणु संख्या एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्यवस्था का पता चलता है। यानी परमाणु संख्या एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी पता चल सकता है। इससे तत्वों के धातुई अधातुई परमाणु का आकार, गुण तथा तत्व की क्रियाशीलता की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? हमको किसी परमाणु के गुण से हमको उसकी जानकारी प्राप्त, धातुई है क्या अधातुई गुण है, किस प्रकार के गुण रखता है, ये सारे जानकारियां हमें इससे प्राप्त हो सकती है। चलिए अक्रिय गैस के बारे में जानते हैं। कहता है कि वैसा गैस जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं एवं हमेशा मुक्त अवस्था में रहते हैं उस गैस को अक्रिय गैस कहते हैं। सभी अक्रिय गैस रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं। इस गैस को उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस, शाही गैस भी कहा जाता है। जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनॉन हो गया और कौन हो गया, रेडॉन हो गया। इस सबको कैसन गैस नाम है? उत्कृष्ट गैस नाम है। देखिए हनाक के देखिए हनाक के एक्सरे, हनाक एक्सरे मतलब H माने हीलियम, N माने नियोन, A माने आर्गन, K माने क्रिप्टन, X माने जेनॉन, रे माने रेडॉन, इतना चीज होता है। याद करने का तरीका था हमें। चलिए
आज तक यहां तक हमें बाबू तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण हम लोग पढ़े, इससे रिलेटेड 2 नंबर का क्वेश्चंस को पढ़ें। तो मेरे प्यारे साथी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।